ऑल क्लियर? आ जाते हैं हम कल पढ़े थे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक सेल है वो अपने आप को डिवाइड करके अनेकों सेल्स बना देती है। उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को, उसी जैविक प्रक्रिया को सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि हायर क्लास के जो लिविंग्स होते हैं, जो उच्च प्रजाति के सजीव होते हैं, उनमें दो प्रकार का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस मियोसिस, समसूत्री विभाजन असूत्री विभाजन। उसके बाद हमने पढ़ा समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, कौन से प्रकार के सेल्स में माइटोसिस होता है, कौन से प्रकार के सेल में मियोसिस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स में माइटोसिस होता है, कौन से टाइप के क्रोमोसोम्स वाले सेल्स में मियोसिस होता है। फिर मैंने बताया था कि स्पर्म्स और ओवा सेल्स में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे आपको करना है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। बस बच्चा अब हम फटाक से लिखेंगे फेजेस, कौन-कौन सी फेजेस होती है, कौन-कौन सी स्टेजेस होती है सेल डिवीजन की, वो पढ़ लेंगे और अपना ये चैप्टर खत्म। फिर हम एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिश्यू वाला लगते ही यहीं अपन खत्म कर लेते हैं, 2 क्लास में टिश्यू चैप्टर खत्म हो जाता है ना? ठीक है, सब क्लियर है? मैं आज YouTube फॉर्मेट से क्लास चल रही है। चलो यार कितना बोले इन लोगों को, परेशान कर डाला इन लोगों ने। चलिए आज बोलते हैं फिर लास्ट फाइनल। आइए लिखेंगे पहले माइटोसिस। बच्चों आपको याद है कल की क्लास माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या हो रहा था? बच्चों हमने माइटोसिस सेल डिवीजन को बोला था समसूत्री विभाजन, और इस विभाजन में क्या हो रहा था? इस विभाजन में हमने कल पढ़ा था कि एक सेल से दो सेल बनती हैं, और यानी कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं। यही पढ़ा था, याद है कल की क्लास? यही पढ़ा होगा। इसीलिए हमने इस सेल डिवीजन को 2n सेल डिवीजन कहते हैं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। n का क्या होता है? n इज इक्वल टू आप क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, पुत्री कोशिकाओं की संख्या को हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ये माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसकी कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं? स्टेजेस यानी कौन-कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन-कौन से चरण होते हैं जिनमें आपका माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। यहाँ से कभी-कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो आपको सब पता होना चाहिए। कौन-कौन सी स्टेजेस होती है? स्टेजेस में बेटा एक पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज अवस्था, हिंदी में सेम नाम है बच्चा, इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? कोई भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए कि कोशिका विभाजन अब होना है, तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है अपनी, जैसे होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो पैकिंग करते हो अपनी, है ना? कहीं बाहर जा रहे हो तो अपना बैग लगाते हो, पैकिंग करते हो, ठीक है? ऐसे ही सेल क्या करती है? इंटरफेज में सेल जो होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है बेटा। प्रिपेयर का मतलब होता है अपने आप को तैयार करती है, किसके लिए? आप बोलोगे बेटा सेल डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए। तो इसके अंदर होता है प्रिपरेशन, ठीक है? आप लिख सकते हो प्रिपेयर करती है कोई भी सेल। प्रिपेयर का मतलब है अपने आप को तैयार करना। तैयार करती है सेल, किसके लिए तैयार करती है? कि भाई हां अब मुझे डिवाइड होना है। इसमें प्रिपरेशन होती है, प्रिपेयर करती है सेल अपने आप को, किसके लिए? तो आप बताओगे बेटा फॉर सेल डिवीजन। लिख सकते हो इन दिस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के लिए कोई भी सेल है वो अपने आप को तैयार करती है भाई। सेल कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है कि सेल डिवीजन में कोई भी सेल अपने आप को डिवाइड करती है तो टोटल कितने घंटे में खत्म होता है? 24 घंटे में सेल डिवीजन माइटोसिस पूरा हो जाता है। माइटोसिस कितने घंटे लेता है? 24 घंटे लेता है बेटा। 24 घंटे में कोई भी सेल है वो अपने आप को डिवाइड कर देता है। अब क्या होता है बेटा? इंटरफेज वो होती है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करती है कि हां भाई मुझे क्या करना है, मुझे आगे चलकर अपने आप को डिवाइड करना है। सेल तैयार होगी, शुरू होगी स्टेजेस आगे की जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इंटरफेस आपसे एग्जामिनर कितना पूछेगा कि भाई वो कौन सी स्टेज है जिसके अंदर कोई भी कोशिका है वो अपने आप को तैयार करती है सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए तैयार करती है, तो वो इंटरफेस होती है बच्चा। टोटल माइटोसिस होने के लिए एक सेल के अंदर 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में एक सेल से दो सेल बन जाती है बच्चा। अब एक्चुअल जो डिवीजन होता है वो कौन-कौन सी स्टेजेस में होता है? वो होता है बेटा कौन-कौन सी में? नंबर 1 पे आती है प्रोफेज। एक नंबर पे आता है जिसे बोलते हैं प्रोफेज फेज। मैं जैसे लिख रही हूं वैसे ही आपको याद करनी है बेटा। नंबर 1 पे आती है प्रोफेज, उसके बाद 2 नंबर पे आती है बेटा मेटाफेज। मेटाफेज फेज का मतलब होता है अवस्था। 2 नंबर पे आती है मेटाफेज, 3 नंबर पे आती है एनाफेज, नंबर 3 पे क्या आती है? एनाफेज आती है बेटा, एनाफेज फेज। कभी-कभी ना आपसे सीक्वेंस पूछता है ऐसे, तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं सारे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। 4 नंबर पे आती है बेटा टीलोफेज। टीलोफेज 4 नंबर पे क्या आती है? टीलोफेज अवस्था आती है। और 5 नंबर पे आती है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। 5 नंबर पे जो आती है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन गया कि माइटोसिस होने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 घंटे टाइम लगता है। दूसरा आपसे पूछेगा उस स्टेज का नाम बताओ जिस स्टेज के अंदर सेल अपने आप को तैयार करती है, तो उसे इंटरफेज कहते हैं। अब जैसे सेल ने अपने आप को तैयार कर लिया तो वो एक्चुअल फेजेस, वो एक्चुअल स्टेजेस जिनमें सेल डिवीजन होता है, इन सब में सेल डिवीजन होता है। ये जो फेजेस है ना, यहां पर सेल डिवीजन होता है, यहां पे कोशिका अपने आप को विभाजित करेगी, यहां सेल डिवीजन होता है। मैंने साफ-साफ लिख दिया बेटा। देखो इंटरफेज में सेल डिवाइड नहीं होती है, डिवीजन शुरू नहीं होता है, इंटरफेज में सिर्फ अपने आप को तैयार करती है, सिर्फ अपने आप को तैयार करती है। ये जो स्टेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, इनमें एक्चुअल में वास्तविकता में सेल डिवीजन होता है बेटा। इनमें कोशिका विभाजन होता है। तो एक तो आपको सीक्वेंस इसी ऑर्डर में याद रखना है। कभी-कभी पूछता है सेल डिवीजन की पहली स्टेज कौन सी है? प्रोफेज। लास्ट वाली कौन सी है? 3 नंबर पे कौन सी आती है? 4 नंबर पे कौन सी आती है? या पूछेगा क्या ऊपर नीचे करके सीक्वेंस पूछ लेगा, कौन सा परफेक्ट सीक्वेंस है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए। तो नंबर 1 पे प्रोफेज, नंबर 2 पे मेटाफेज, नंबर 3 पे एनाफेज, नंबर 4 पे टीलोफेज और नंबर 5 पे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो क्वेश्चन और सुन लो। ये जो प्रोफेज होता है ना, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। इस वाले में ये सबसे ज्यादा समय लेती है बेटा। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन की कौन सी स्टेज टाइम टेकन प्रोसेस होती है? कौन सी स्टेज इसके अंदर सबसे ज्यादा समय लगता है? प्रोफेज में। कौन सी स्टेज सबसे कम समय लगता है? साइटोकाइनेसिस। सबसे कम समय लेने वाली स्टेज कौन सी है? तो सबसे कम समय लेती है बेटा, वो लेती है साइटोकाइनेसिस। दो क्वेश्चन ये तैयार कर लो। चलोगे? दो क्वेश्चन याद कर लोगे? हां जी मैम। क्या याद कर लोगे? है ना? प्री मेटाफेज नहीं होता बेटा, वो मेटाफेज से स्टार्टिंग वाली हो जाती है, ठीक है? प्री मेटाफेज नहीं होता बेटा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, ठीक है? प्रोफेज, मेटाफेज, प्री मेटाफेज को बोलते हैं कि वो शुरुआत वाली मेटाफेज, बाद में लास्ट वाली को पोस्ट मेटाफेज भी बोल देते हैं, ऐसा होता है वो, ठीक है? कर दोगे? हां जी मैम। हो गया? अब सुनो, प्रोफेज में सबसे ज्यादा समय लगता है, साइटोकाइनेसिस में सबसे कम समय लगता है। अब पहले मैं इसकी फोटो दिखाती हूं माइटोसिस की, उसके बाद मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करती हूं। फोटो देखिए बेटा, माइटोसिस सेल डिवीजन होता कैसे है? दिखाते हैं आपको। ये रहा माइटोसिस सेल डिवीजन। इस वाली फोटो को देखो आप ध्यान से। देखिए, मैं जूम करती हूं, आप ध्यान से देखना बेटा। ये आपको मैं जूम करके दिखाती हूं पूरा। ये लो बच्चों, हो गया जूम? चलो, अब देखो इसके अंदर क्या-क्या है। आपको दिख रहा होगा कि नंबर 1 पे दिया हुआ है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है? कोई भी सेल है जिसको डिवाइड होना है वो अपने आप को तैयार करेगी। इसे तैयार कर लिया। उसके बाद क्या होता है बेटा? प्रोफेज शुरू होता है। और मैंने कहा प्रोफेज जो होता है वो बहुत ज्यादा समय लेता है। तो प्रोफेज जब बहुत ज्यादा समय लेता है तो उसको इन लेट प्रोफेज बोलते हैं। लेट का मतलब क्या होता है? देरी से, क्योंकि देरी से होती है बेटा, ठीक है? उसके बाद मेटाफेज आती है, उसके बाद एनाफेज आती है, उसके बाद टीलोफेज आती है और ये साइटोकाइनेसिस में तो 1 से 2 बन जाती है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि माइटोसिस सेल डिवीजन में हमेशा एक सेल से कितनी सेल बनती हैं? 2 सेल बनती हैं। ये देख लो बेटा, 1 से 2 बन गई। बन गई तो चलो मैं अब इनको एक-एक करके पढ़ते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है। ये क्वेश्चंस एग्जामिनर के ऐसे-कैसे आते हैं। तो नंबर 1 पे लिखो प्रोफेज। प्रोफेज क्या करता है? इस प्रोफेज के अंदर होता क्या-क्या है? प्रोफेज में पहला जो स्टेज होता है जहां से सेल डिवीजन की शुरुआत हो जाती है, ये कोशिका विभाजन की शुरुआती अवस्था है। इसके अंदर होता क्या है पहली स्टेज में? बच्चों ध्यान से सुनो, ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये हमने अभी तक की क्लास में सारा कुछ पढ़ लिया है। और ये सारी चीजें। तो मुझे ये बताओ, जब ये सेल डिवाइड होगी तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उनका भी विभाजन होगा। देखो ना, समसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों का समान विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों का आधा विभाजन, है ना? तो बच्चों जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं। ये बात आप सबको पता है, ये चीज कोई नई चीज नहीं है। आगे बस समझ में। अब क्या होता है प्रोफेज में? वो सुनो, प्रोफेज में सबसे पहले इस न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, ये मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। अब आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब क्यों होती है? बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देना। जब तक न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन रहेगी तब तक वो सेल डिवाइड नहीं कर सकती है, उसका न्यूक्लियस डिवीजन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको खत्म करना पड़ेगा। तो इस स्टेज में पॉइंट नंबर 1 पे लिखो कि इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है बेटा? मैंने पढ़ाया आपको, आप लोग बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? केंद्रक झिल्ली किसकी बनी हुई होती है? लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, पढ़ाया था ना आपको। तो इसके अंदर केंद्रक झिल्ली है वो डिसअपीयर हो जाती है। डिसअपीयर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाती है, वो घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो एग्जामिनर का पहला क्वेश्चन बन गया। क्या किया? क्वेश्चन ध्यान से सुनते मेरे साथ-साथ, ये क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। जो मैं पढ़ा नहीं उसको पढ़ना है आपको।
कोशिका विभाजन की कौन सी फेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में केंद्र झिल्ली गायब हो जाती है? तो केंद्र झिल्ली गायब होती है प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज गायब हो गया इसके अंदर केंद्र झिल्ली। हाँ जी मैम। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा आप बताओगे बेटा जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन क्या होते हैं? हमने बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। न्यूक्लियस के अंदर धागे संरचनाएं होती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और इन्हीं धागे संरचनाओं से डीएनए बनता है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमेटिन होते हैं उनसे क्रोमोसोम बनना शुरू होते हैं। क्या? क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। क्रोमोसोम्स फॉर्मेशन का मतलब है गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। अब गुणसूत्र किसके बने होते हैं वो बार बार आपकी मैम नहीं पढ़ाएंगी। गुणसूत्र बनना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं धागे संरचनाएं उससे क्या बनना शुरू हो जाते हैं? डीएनए और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़कर क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाते हैं। बन गए क्रोमोसोम्स। ठीक है मैम। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स बन गए हैं। पढ़ाया था क्रोमोसोम्स की जो भुजाएं हैं ये जिस बिंदु पे आके मिलती हैं इसे सेंट्रोसोम कहते हैं, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। ये सेंट्रोसोम होता है और साथ साथ पढ़ाया था सेंट्रोसोम इज हेल्पफुल इन सेल डिवीजन प्रोसेस। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। पढ़ाया था ना ये चीज। तो बेटा इसमें क्या होता है? जो सेंट्रोसोम होते हैं ना, सेंट्रोसोम क्या होता है बेटा? गुणसूत्र की दो भुजाएं जिस बिंदु पे आके मिलती हैं उसे सेंट्रोसोम या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। सेंट्रोसोम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है विपरीत दिशा में चले जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाएंगे बेटा। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे विपरीत दिशा में चले जाएंगे। अरे आपको पता है क्रोमोसोम्स तो हमेशा जोड़ियों में होते हैं, है ना? तो ये देखो ये एक जोड़ी, ये पहला क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम, तो इनके बीच के जो सेंट्रोसोम होते हैं ना यहाँ वाला, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। इस वाले गुणसूत्र का जो सेंट्रोसोम होगा वो यहाँ चला गया, इस वाले का यहाँ चला गया, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चला जाएगा। अब मैम आप दिखाओ प्रोफेज। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रोफेज में होता कैसे है। तो इसी फोटो से देखो बेटा आप, ये देखो ये प्रोफेज है, इसमें ध्यान से देखना बेटा। ये क्रोमोसोम है, देखो एक यहाँ चला गया इसका सेंट्रोसोम, एक का सेंट्रोसोम यहाँ आ गया, ऐसे आ गया। दिख रहा है? यस या नो? दिख रहा है? तो ऐसे सेंट्रोसोम एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक ऊपर एक नीचे डायरेक्शन में चले जाते हैं। चले गए? हाँ जी मैम। तो प्रोफेज में क्या हुआ? न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन थी वो गायब हो गई, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन गए, क्रोमोसोम के दोनों भुजाएं जिस बिंदु में मिलती है उसको सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में चले गए मैम। ओके, अब शुरू होगी मेटाफेज। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा एग्जाम में। ठीक है, अब कौन सी फेज शुरू होगी? अब शुरू होगी बेटा मेटाफेज। तो प्रोफेज के बाद दूसरी लिखो मेटाफेज। प्रोफेज में बस सिर्फ आपको दो, मैं बहुत आसान करके समझा रही हूं बेटा, इससे आसान नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ठीक है, प्रोफेज खत्म हो गया। अब कौन सा फेज शुरू हो जाएगा? अब मेटाफेज फेज शुरू हो जाएगा। अब मेटाफेज में क्या होता है? क्वेश्चन आता है मेटाफेज फेज में क्या होता है? तो बेटा मेटाफेज फेज में बनते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। ये सेंट्रोसोम एक यहाँ गया था एक यहाँ गया था, तो ये ना सेंट्रोसोम ऐसे धागे नुमा संरचना फाइबर जैसी ऐसी स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे दिख रहा है? ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है? रेशा, रेशा, है ना? तो इसे बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो होता क्या है बेटा? आप बताओगे कि जो सेंट्रोसोम्स अलग अलग डायरेक्शन में गए थे ना, सेंट्रोसोम से धीरे धीरे क्या सेंट्रोसोम बनाना शुरू कर देते हैं स्पिंडल फाइबर। सेंट्रोसोम से क्या बनते हैं? मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं, आप लिख सकते हो। स्पिंडल फाइबर बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मैम? हिंदी में बोलते हैं स्पिंडल तंतु। स्पिंडल तंतु बोलते हैं बेटा, कभी फाइबर लिखा हुआ सकता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, स्पिंडल तंतु बनना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, हो जाते हैं। ओके, ठीक है मैम। अब बेटा ये जो फाइबर बने ना ये क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम की दोनों भुजाओं को ऐसे अलग करते हैं। क्रोमोसोम हमेशा जोड़ियों में होते हैं। हाँ जी मैम। और क्रोमोसोम का ये वाला हिस्सा ये आम क्रोमेटिड कहलाती है। ये क्या कहलाती है? मैं बता चुकी हूं आपको, इन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती हैं उनको क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये फाइबर पता है क्या करते हैं? इन क्रोमेटिड्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। क्या हो जाओ, ये फाइबर क्यों बने? ऐसे होती है कि रस्सी से हम खींचते हैं किसी को, है ना? है ना? क्या करते हैं? रस्सी से खींचते हैं ऐसे, तो ऐसे रस्सी से खींचते हैं तो चीजें अलग हो जाती है ना। ठीक ऐसे ही यहाँ से ये जो क्या होते हैं बेटा, ये क्रोमेटिड्स खत्म हो जाते हैं, क्रोमेटिड्स एक दूसरे को अलग होना शुरू हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से। एक मिनट रुकना बच्चों, मैम हमारे सिलेबस में 10 तक की एनसीईआरटी है, आप ये क्या पीएचडी करवा रहे हो? अभी निखिल सुन, 10 क्लास की साइंस है, 10 क्लास की साइंस है। ठीक है, तूने नहीं पढ़ी 10 क्लास की साइंस, कभी उठा के देखना 10 क्लास की एनसीईआरटी, तुझे पता लग जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, 9 10 क्लास से सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। आप तो कहां पीएचडी करवा रहे हो? छोड़ दे, तुम मत पढ़, तेरे को कौन कह रहा है? तेरे को कौन कह रहा है कि तू पढ़ ले? छोड़ दे, बहुत हल्का पढ़ाने वाले टीचर से उनको फॉलो कर लो, फिर एग्जाम में क्वेश्चन आने तो आके मुझे मत बोलना, राइट? तो सेंट्रोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। स्पिंडल फाइबर धागे में संरचनाएं होती है, क्रोमेटिड्स को अलग करते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम का जो हिस्सा है ना क्रोमेटिड, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब इसी चीज को मैं आपको दिखाती हूं, आप देख लीजिए। सेम चीज को मैं आपको दिखाती हूं, आप देख लीजिए। ये रहा, देखो ये रहे स्पिंडल फाइबर, ये दिख रहे हैं आपको? हाँ जी मैम, ये दिख रहे हैं ना स्पिंडल फाइबर, ये तंतु दिख रहे हैं ना बेटा, ये तंतु, ये वाले इन्हें बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर ने क्रोमेटिड्स को अलग करना शुरू कर दिया, अलग हो जाएगा स्पिंडल। अब क्या हो जाएगा बेटा? अब क्या हो जाएगा? अब एनाफेज में देखो ये क्रोमोसोम की भुजाएं टूट जाएंगी, देखो ऐसे, एक यहाँ आ गया, 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 एक यहाँ आ गया। तो क्रोमोसोम्स की जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से टूटना शुरू हो जाते हैं, अलग होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होने लगा? क्योंकि भैया आपको सोचो, जब कोई सेल डिवाइड करती है तो क्रोमोसोम्स का भी डिवीजन होता है ना, तो क्रोमोसोम्स की भुजाओं से नए क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो अब मेटाफेज के बाद आती है बेटा आपकी एनाफेज। एनाफेज में आपको लिखना है क्या? देखो मेटाफेज में क्या हो गया बेटा? मेटाफेज में हो गया आपका सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर बन गया, स्पिंडल फाइबर बन गया। अब मेटाफेज के बाद आएगी एनाफेज। मैं सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट में बता दूंगी कैसे आएंगे। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है? कुछ बच्चों को सिलेबस करवाने की इतनी जल्दी होती है ना, इतनी जल्दी होती है ना, मैं सिलेबस करवा दो, सिलेबस करवा दो। बेटा ढंग से पढ़ लो, एक बार ढंग से पढ़ लो। तुम्हें पता ही नहीं है कि 10 की एनसीईआरटी में है क्या, और तुम अपने आप को कितने बड़े विद्वान समझते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सिलेबस पता है? मुझे सिलेबस नहीं पता, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूं। हां हां, मुझे ये नहीं पता होगा। अब एनाफेज में क्या होगा बेटा? ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ना ये एक दूसरे अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। तो आप लिख दीजिए एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोसोम। आप बताओगे जो सेंट्रोसोम छोड़ो, आप ऐसे समझ लो कि इसमें क्या होती है? क्रोमेटिड्स बनना शुरू हो जाती है, क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब ये क्रोमेटिड्स क्या थी? क्रोमोसोम की भुजाएं थी जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमेटिड्स बनना शुरू हो जाती हैं, क्रोमेटिड्स बनना या टूटना शुरू हो जाती हैं, टूट के बनती हैं। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, क्रोमेटिड्स बनना शुरू हो जाती हैं और अलग अलग पोल पे चले जाते हैं। पोल का मतलब क्या होता है? एक ऊपर एक नीचे, है ना, ऐसे चले जाते हैं। ठीक है बच्चा, तो क्रोमेटिड्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इस एनाफेज के बाद अब आती है बच्चा टीलोफेज। एनाफेज के बाद आती है टीलोफेज, अलग अलग पोल पे जाके फिर शुरू होती है टीलोफेज। और टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हुई थी वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वापस आ जाती है। पहला पॉइंट तो लिखो, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपीयर। केंद्र की झिल्ली वापस आ जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो गया, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं, तो अब केंद्र झिल्ली वापस आ जाती है, केंद्र झिल्ली वापस आ जाती है और स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स बन गए बेटा। केंद्र झिल्ली वापस आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गई, अब स्पिंडल फाइबर की जरूरत नहीं है, तो इसी स्टेज में स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाते हैं। तो लिख दो, इसी में क्या होते हैं? स्पिंडल फाइबर, फाइबर्स आर डिसअपीयर। डिसअपीयर का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, क्योंकि क्रोमोसोम्स टूट गए हैं, नए क्रोमोसोम्स बन गए हैं, अब स्पिंडल फाइबर की क्या जरूरत है? इन धागों की क्या जरूरत है? तो आप लिखोगे स्पिंडल तंतु गायब हो जाते हैं, स्पिंडल तंतु गायब हो गए हैं, गायब हो गए हैं। और आप बताओगे बेटा न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो वापस आ जाती है। अब आती है लास्ट वाली स्टेज, क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो गया, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन चुके हैं बेटा टूट के। अब लास्ट वाली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसे क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। बच्चा देखो, साइटो शब्द का मतलब हमेशा सेल होता है और काइनेसिस शब्द का मतलब हमेशा डिवीजन होता है। ये वो फेज है जहां पे सेल डिवीजन हो जाता है, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो लिख दो इसमें टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। लिख दो न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। नई पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं बेटा,
नई पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं, सेल डिवाइड हो जाती है, नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ये निर्माण हो जाता है, बन गई एक सेल से। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है इसमें एक सेल से दो सेल बनती है, ऐसे एक सेल थी, ये सेल अपने आपको ऐसे बीच में से डिवाइड करती है और ऐसे एक सेल दो सेल ऐसे बन गई, बस इतना आपको समझना है, इतना आपको समझना है। आगे की बात समझो, एक बार फिर से समझ लो क्या क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो स्टेज बताओ जो कोशिका विभाजन जिसमें शुरू होता है। शुरू बेटा प्रोफेज से शुरू हो जाता है, जब भी कोई सेल को डिवाइड करना है तो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब करनी पड़ेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी और जो क्रोमैटिन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर धागे संरचनाएं होती हैं वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्रोमोसोम्स बन गए इसके अंदर। क्रोमोसोम्स के दो बिंदु जहां जुड़ते हैं उसको सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रोसोम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, एक यहाँ से लगे, एक यहाँ से लगे। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि कौन सी स्टेज में होता है प्रोसेस, आपको बताना पड़ेगा प्रोफेज में। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, ऐसे तंतु बन जाते हैं बेटा, इनको फाइबर कहते हैं, रेशे कहते हैं। अब एनाफेज में क्या होगा, ये रेशे जो क्रोमोसोम्स की भुजाएं होती हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है एक दूसरे को दूर करते हैं बेटा, एक दूसरे से दूर कर देते हैं। तो क्रोमोसोम की ये जो भुजाएं होती हैं देखो इसको अलग कर देगा, इधर वाली यहाँ आ गई, इधर वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई, ये वाली यहाँ आ गई। तो अगली स्टेज में क्या होगा, अगली स्टेज में बेटा ये अलग अलग पोल पे चली जाएगी क्रोमैटिड्स, अलग अलग पोल पे भी अलग ध्रुव पे और टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी। स्पिंडल फाइबर की कोई जरूरत नहीं क्योंकि क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए हैं। अब ये जो अलग है ना, इससे नया क्रोमोसोम, इससे नया क्रोमोसोम, इससे नया क्रोमोसोम, इससे नया क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का डिवीजन हो गया तो लास्ट वाली से कम टाइम लेगी, एक सेल से दो सेल बन जाती है, खत्म खत्म। अब इसी चीज को आप इस फोटो से समझने की कोशिश करना बेटा। देखो ये रहा माइटोसिस, आप चाहे इस वाली फोटो से देख लो चाहे उस फोटो से देख लो, ये देखो बेटा मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। देखो प्रोफेज ये रही जहां पे क्रोमोसोम्स बने हैं, ये देखो क्रोमोसोम्स है ये। फिर क्या होता है बेटा, मेटाफेज में क्या होता है, ये देखो स्पिंडल फाइबर, ये ऐसे फाइबर बनना शुरू हो गए और इन फाइबर से अगले एनाफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स की भुजाएं अलग अलग हो जाएंगी, क्रोमोसोम्स की भुजाएं अलग अलग होगी। अब क्या होगा, जो अलग अलग भुजाएं हुई हैं इनसे, इससे यहाँ क्रोमोसोम बन गए, इससे यहाँ बन गए, एक इस पोल पे चले गए, एक इस पोल पे चले गए और लास्ट में आपको पता है टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, एक सेल से दो सेल बन जाती है। ये लो माइटोसिस, ये लो माइटोसिस, ऐसे होता है बच्चों माइटोसिस। देखो ये सारी माइटोसिस स्टेजेस हैं। ये देखो साइटोकाइनेसिस में क्या लिखा हुआ है, टोटल सेल्स बन गई, यानी कि देखो शुरुआत में एक सेल थी, लास्ट में एक से दो बन गई, तो एक से दो कौन सी सेल डिवीजन बनती है बेटा, एक से दो माइटोसिस में बनती है। तो माइटोसिस ऐसे होता है। और देख लो अच्छे से, ये देखो इस फोटो में भी सेम चीज है, मैंने कितनी सारी फोटो लगाई आप देख सकते हो बच्चा। देखो ये प्रोफेज है, ये प्रोफेज देरी से होती है, इसको लेट प्रोफेज बोलते हैं। ये मेटाफेज होती है, ऐसे फाइबर बन जाते हैं अलग अलग, जो सेंट्रोसोम होता है एक यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, फिर ये फाइबर क्रोमोसोम की दोनों क्रोमैटिड्स को अलग करता है, यहाँ क्रोमैटिड अलग होगी, यहाँ अलग होगी, इससे नए क्रोमोसोम, इससे नए क्रोमोसोम, सेल ने डिवाइड कर दिया, ये साइटोकाइनेसिस फेज है, एक से दो बन गई, माइटोसिस खत्म, माइटोसिस। तो ये होती है माइटोसिस की स्टेजेस, ऐसे होती है बेटा माइटोसिस की स्टेजेस। अब बात करते हैं मियोसिस कैसे होता है। मियोसिस को हमने कल पढ़ा था, मियोसिस कैसे होता है आप मुझे बताओ। मियोसिस को बोलते हैं 4 एंड सेल डिवीजन, एक से चार बनती है, लेकिन क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है। अब मियोसिस कैसे होता है बस वो सुनो। मियोसिस में एक से चार बनती है, तो कैसे बनेगी बेटा, पहले एक से दो बनेगी, पहले एक से दो बनेगी, फिर वापस एक से दो बनेगी। अब देखो मियोसिस में क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। मियोसिस जब भी होता है तो पहले माइटोसिस होता है बेटा, ये सारी स्टेजेस यहां तक कॉमन होती है मियोसिस की। बस मियोसिस होता है तो उसमें नाम देते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। 1 क्यों नाम दिया, क्योंकि दो बार होता है बेटा। तो जब भी मियोसिस होता है, अपनी खोपड़ी में बैठा लो ये चीज कि जब भी किसी सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्रों का तो आधा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन एक सेल से हमेशा चार सेल बन जाती है इसके अंदर, इसीलिए हम इस सेल डिवीजन को 4 एंड सेल डिवीजन कहते हैं। ये दो टाइप से होता है बेटा। जब भी मियोसिस होता है तो पहले माइटोसिस तक तो सेम रहता है बेटा, माइटोसिस तक सेम रहता है, माइटोसिस रिपीट होता है इसमें। बस माइटोसिस के अंदर जो स्टेजेस होती है उसको बोलते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, है ना, और साइटोकाइनेसिस 1 ऐसे कहते हैं बेटा। फिर वापस रिपीट होता है सेम, तो उसको प्रोफेज सेकंड बोल देंगे, मेटाफेज सेकंड बोल देंगे, एनाफेज सेकंड बोल देंगे, टेलोफेज सेकंड बोल देंगे, साइटोकाइनेसिस। अब इस चीज को फोटो से समझो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो आपको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मियोसिस कैसे होता है, बस आपको समझने की जरूरत है। ये देखो मियोसिस में क्या होता है, सुनो बच्चों। देखो मियोसिस में होता क्या है, एक से चार बन रही है, देखो ये पहला है, एक सेल है, ये देखो चार डॉटर सेल बन गई। चार कैसे बनती है, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक तो कॉमन ही होता है माइटोसिस। माइटोसिस पहले इतना होता ही है किसमें, आप बताओगे मियोसिस में पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस की सारी स्टेजेस होती हैं। तो जब भी किसी सेल में मियोसिस होगा तो माइटोसिस तो कॉमन होगा, उसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस कॉमन होगा। उसके बाद फिर से वापस प्रोफेज आएगी, देखो दिखा रहा है ना, ये देखो मियोसिस है, मियोसिस में क्या होगा, प्रोफेज 1 आएगा, मेटाफेज 1 आएगा, एनाफेज 1 आएगा, टेलोफेज 1 आएगा, फिर वापस प्रोफेज 2 आएगा, मेटाफेज 2 आएगा, एनाफेज 2 आएगा, टेलोफेज 2 आएगा। और जब दो बार हो गया तो जब एक बार हुआ था तो दो बनी, जब दो बार रिपीट हुआ तो बेटा चार बन जाएंगी ना, चार बन जाएंगी ना टोटल सेल। बस इतना आपको याद रखना, बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। आगे समझ में, अरे बात समझ में आया। प्रोफेज दो बार होगी, मेटाफेज दो बार होगी, एनाफेज दो बार होगी, टेलोफेज दो बार होगी और लास्ट वाली साइटोकाइनेसिस होगी, तो एक से चार बन जाएगी। अब बताओ किसी को डाउट है यहाँ तक, तो ये होता है बच्चों सेल डिवीजन, इसे बोलते हैं कोशिका विभाजन। ये होता है कोशिका विभाजन, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, बस आपको इतना याद रखना। कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो मुझसे। मियोसिस लिखना नहीं है बेटा, मियोसिस क्वेश्चन आते ही सिर्फ माइटोसिस आता है बेटा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो मियोसिस होता है उसमें प्रोफेज दो बार होती है, मेटाफेज दो बार होती है, एनाफेज दो बार रिपीट होती है स्टेजेस। तो जब एक बार माइटोसिस हुआ तो दो बनी, तो जब दो बार हो जाएंगे तो एक से कितनी बन जाएगी, चार बन जाएगी। बस इतना आपको याद रखना, ठीक है। तो ये वाला सेल डिवीजन क्या है, जिसमें एक ही बार सारी हुई है, इसे माइटोसिस कहते हैं। और जब दो माइटोसिस हो जाए या दो बार ये स्टेज हो जाए तो मियोसिस एक से चार बन जाती है, बाकी कुछ भी अलग नहीं रहता इसके अंदर। और दूसरों की संख्या आधी रह जाती है। बस ये तो पहले पढ़ा चुकी हूं, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स वही होंगे, टोटल सेल में तो पेरेंट सेल थे, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है, तो पहले पढ़ा चुकी हूं। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो। अब एक लास्ट चीज बची है इस चैप्टर की, उसके बाद मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रही हूं। फटाक से समझ लो, फटाक से समझ लो बेटा। एक एग्जामिनर पूछता है डेप्लॉइड सेल क्या होती है, डेप्लॉइड सेल क्या होती है। डेप्लॉइड को बोलते हैं द्विगुणित कोशिका, द्विगुणित कोशिका। और दूसरा आपसे एग्जामिनर पूछता है हैप्लॉइड सेल क्या होती है, हैप्लॉइड सेल क्या होती है। बस ये लास्ट चीज है इस चैप्टर की, और आपको मैंने कुछ नहीं छोड़ा, इस चैप्टर के अंदर सब कुछ पढ़ा दिया। एक गुणित कोशिका और आपकी द्विगुणित कोशिका क्या होती है, बस इतनी आपको जान लेनी है बेटा चीज। मियोसिस नहीं पढ़ाओगे, अबे यार मैंने कह तो दिया मियोसिस माइटोसिस दो बार हो जाता है, दो बार प्रोफेज, दो बार मेटाफेज, दो बार एनाफेज, तो मैं बार-बार वापस लिख के बोर्ड पर टाइम बर्बाद करूंगा, बस फर्स्ट सेकंड लगा देना, आगे मियोसिस खत्म हो गया। अब सुनो डेप्लॉइड सेल क्या होती है, हैप्लॉइड सेल क्या होती है। वो सेल जिसके अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम हो, ऐसी कोशिका जिसके अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हो। कितने, 23 जोड़ी का मतलब क्या हो गया बेटा, 23 जोड़ी गुणसूत्र हो जिसके अंदर, और 23 जोड़ी नंबर में कितने होंगे बेटा, नंबर में होंगे 46। तो ऐसी कोई भी सेल जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम हो, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम हो, उसे डेप्लॉइड सेल कहते हैं। जोड़ी में, जोड़ी को डेप्लॉइड बोलते हैं। लेकिन ऐसी सेल जिसके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स, जोड़ी मत कर देना, ओनली 23 क्रोमोसोम्स हो, जिसके अंदर सिर्फ 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़ी नहीं, नंबर में कितने 23 ही हो, तो उस सेल को बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। एग्जाम में एग्जांपल आते हैं, बस ये लिख लेना। जो स्पर्म सेल्स होती हैं लड़कों के अंदर वो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। जो शुक्राणु कोशिका होती हैं लड़कों के अंदर उसमें सिर्फ नंबर में 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ी मत कर देना। और लड़कियों में जो ओवम बनता है, जिसको आप डिंब कहते हो या एग सेल कहते हो, लड़कियों के अंदर जो अंडाणु कोशिका होती है वो भी कैसी होती है, वो भी हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल होता है, ठीक है। जबकि बच्चों आपने सुना होगा स्पर्म और ओवा आपस में जुड़ते हैं, स्पर्म और ओवा आपस में जुड़ते हैं तो एक नया सेल बनता है, उसको जाइगोट कहते हैं, उसे जाइगोट कहते हैं। तो एग्जामिनर पूछेगा ये जो जाइगोट जिसको युग्मनज कहते हैं ये कैसी सेल है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है।
तो प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, स्पर्म के 23 क्रोमोसोम आए, ओवम के 23 क्रोमोसोम आए, तो टोटल 23 जोड़ी यानी 46 हो गए। किसमें? जाइगोट में। तो जाइगोट कैसी सेल है? जाइगोट डिप्लॉइड सेल है। इसका एग्जांपल कर लो जाइगोट, इसका एग्जांपल कर लो जाइगोट, युग्मनज। और मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो साफ साफ परिभाषा में समझाया था, आधे क्रोमोसोम पापा से आते हैं, आधे मम्मा से आते हैं, मम्मी से आते हैं। तो पापा के 23 कौन लेके आया है? स्पर्म शुक्राणु। मम्मी के कौन लेके आया है? ओवम अंडाणु। तो जो नया बच्चा जिससे बना है उसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने आ गए? 46। और कितना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, इन 46 में अगर 44 प्लस XX आया तो होने वाला बच्चा क्या होगा? लड़की पैदा होगी। और अगर 44 प्लस XY आ गए तो होने वाला बच्चा क्या होगा? लड़का पैदा होगा। अरे आई बात समझ में? तो इस 44 में से 23 किससे आए? पापा से। 23 किससे आए? मम्मी से आए। ठीक है, अब 22 तो कॉमन होते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। अरे पढ़ाया था नहीं चीज, 22 तो कॉमन होते हैं। तो पापा से 22 कॉमन आए, मम्मी से 22 कॉमन आए। अब पापा में था XY, तो अगर पापा का X आ गया और मम्मी में तो दोनों X है, XX जुड़ गया, तो जो 22 जोड़ी का मतलब देखो, 22 पापा से आए, 22 मम्मी से आए, टोटल कितने हो गए? 44। अब 23वां क्रोमोसोम पापा का X आ गया और मम्मी में तो XX ही होते हैं, X आ गया तो लड़की पैदा हो जाएगी, और लड़की में बस पापा से Y आ जाएगा, बस। अरे आया समझ में कि कैसे चलती है ये चीजें? लेकिन तुम्हारा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाली। क्यों करूं मैं? तुम्हें डिटेल में पढ़ना ही नहीं था। अरे तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं था इतने डिटेल में, तुम तो कहते थे मैं पीएचडी करवा रही हूं, तो बेटा आपको मैं कोई क्वेश्चन आंसर करने वाली नहीं हूं। अब बताओ आगे समझ बच्चों, बाकी बच्चों बताओ तुम लोग। अभी तो आप कह रहे थे है ना कि बहुत पीएचडी करवा रही हो, अब क्यों पूछो मैं क्वेश्चन? मैं बताऊंगी आगे। बस समझ में कैसे आती पापा और मम्मी से क्रोमोसोम? तो 23 पापा के स्पर्म लेके आया, 23 मम्मा के ओवम लेके आया, टोटल बच्चे में 46 हो गए। और बच्चा जिस सेल से बनता है उसको जाइगोट कहते हैं, उसको यूग्मनज कहते हैं। तो जाइगोट कैसी सेल होगी? जाइगोट 46 क्रोमोसोम वाली है, यानी कि वो डिप्लॉइड सेल है। जबकि स्पर्म और ओवम कैसी सेल है? उनमें ओनली नंबर में 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर पापा का स्पर्म लेके आया 22 प्लस X तो लड़की पैदा होगी, अगर पापा का स्पर्म लेके आया 22 प्लस Y तो वो क्या? वो लड़का पैदा हो जाएगा। बस इतनी बात और आपका चैप्टर फिनिश। अब मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी इससे ज्यादा, चैप्टर खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जाइगोट कैसा सेल है, जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं आपको बताने पड़ेंगे, बोर्ड के आंसर है। तो शुक्राणु कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स हैं, कैसी सेल है, ओवम एग सेल में कैसी सेल है, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, बस खत्म। खत्म चैप्टर। अब बच्चों जब हमने सेल चैप्टर पढ़ लिया है तो क्यों ना लगे हाथ हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ लें, क्योंकि सेल्स के आपस में जुड़ने से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। तो हमारा अगला जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हम प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो फटाक से लिखो नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है जिसको हम बोलेंगे एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक, जंतु ऊतक। और आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप करोगे, मैं नहीं करूंगी। क्या मुझे ये बताओ कि सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? बच्चों आप सब जानते हो जब बहुत सारी सेल्स का इस तरीके से ग्रुप बन जाता है, बेटा क्या बन जाता है? इस तरीके से ग्रुप बन जाता है। इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हो? टिश्यू कहते हो। तो लिख दो ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। क्या बोलोगे? किसका? कोशिकाओं के समूह को। किसको? कोशिकाओं के समूह को टिश्यू बोलोगे। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं बेटा, ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, ऊतक कहते हैं। बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ जाती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सबसे पहले एक सेल बनता है उसको जाइगोट कहते हैं, एक सेल से 2, 2 से 4 ऐसे करके कितनी बहुत सारी हजारों लाखों सेल्स बन जाती हैं। तो ये हजारों लाखों सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं तो इसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो? इसी को टिश्यू कहते हो, इसी को ऊतक कहते हो। अब हमें क्या पढ़ने हैं? वो टिश्यूज जो एनिमल में पाए जाते हैं, जो हम लोगों में। अब ये मत कहना ह्यूमन टिश्यू कब करवाओगे। अरे भैया सीधी बात है, जो एनिमल्स है, एनिमल्स के अंदर टिश्यू होते हैं वही ह्यूमंस में होते हैं। ठीक है, जो एनिमल टिश्यू या ह्यूमन टिश्यू एक ही बात होती है। ऐसा मत सोचना कि हमने एनिमल टिश्यू पढ़ा दिया, ह्यूमन टिश्यू कब पढ़ाएगी। बेटा कितनी बार पढ़ाऊं कि साइंस कहती है कि एनिमल और ह्यूमन एक ही चीज है। आगे बात समझ में। अब बच्चों ये जो टिश्यू टर्म है ना, ये जो टिश्यू शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया था? ये शब्द दिया था बाइचेट करके साइंटिस्ट। बाइचेट करके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये शब्द यूज किया था सबसे पहले। लिख दो, बाइचेट नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने टिश्यू शब्द दिया था। उसके बाद जब आप टिश्यूज के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, टिश्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो इस ब्रांच को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। इस ब्रांच को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी वो शाखा होती है जिस शाखा के अंदर हम टिश्यूज के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बेटा कि जो ये हिस्टोलॉजी है इसके फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी ब्रांच के जनक या पिता कौन है? आपको करके आना है मेयर। मेयर नाम के वैज्ञानिक के ऊपर आपको टिक करके आ जाना है बेटा। मेयर कौन है आप बताओगे बेटा? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर क्या हिस्टोलॉजी शब्द के जो यहाँ पर जनक माना जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं कि जो टिश्यू शब्द है वो सबसे पहले बाइचेट ने दिया था। ठीक है, हिस्टोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द मेयर ने यूज किया था। ये शब्द हिस्टोलॉजी शब्द मेयर ने सबसे पहले यूज किया था। लेकिन जब फादर का नाम आता है कि इस ब्रांच के जनक कौन है, तो मेयर प्लस बाइचेट दोनों का ही नाम आता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में हो तो दोनों वाला ऑप्शन करके आ जाना। दोनों का नाम क्यों यहाँ पे आया? क्योंकि बेटा टिश्यू शब्द सबसे पहले यूज किया बाइचेट ने, हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले यूज किया मेयर ने। तो जब फादर की बात करते हैं ना, जनक की बात करते हैं, तो मेयर और बाइचेट दोनों को इस ब्रांच का जनक माना जाता है। क्योंकि भाई टिश्यू के बारे में स्टडी करना हिस्टोलॉजी हो जाता है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है, राइट। तो टिश्यू क्या होते हैं? एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यू जो एनिमल बॉडी में पाए जाएं, ऐसे ऊतक जो जंतुओं के शरीर में पाए जाएं उन्हें जंतु ऊतक कहते हैं। टिश्यू कैसे बनते हैं? बहुत सारी सेल्स के ग्रुप से टिश्यूज बनते हैं। टिश्यू शब्द का उपयोग सबसे पहले बाइचेट ने किया। टिश्यूज के बारे में स्टडी करते हो तो हिस्टोलॉजी ब्रांच बन जाती है, और ये हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले मेयर ने यूज किया। इसलिए इस ब्रांच के जनक दो है, मेयर प्लस बाइचेट। बस इतना आपको याद रखना, इतना आपको याद रखना। आगे बात समझ में? हाँ जी। अब बात आती है एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। बेटा ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं। आप मेरे से पढ़ोगे आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप किसी किताब से पढ़ोगे तो आपकी नैया पार नहीं होने वाली। अब ढंग से सुनो, एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। मैं प्लांट टिश्यू की बात नहीं कर रही बेटा, प्लांट के चैप्टर में प्लांट के पढ़ाएंगे। देखो जंतु ऊतक 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले आपको नाम याद करना है इनका, 1 2 3 4। सबसे पहले आपको इनके नाम याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है उसे बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हिंदी में जो बोलते हैं इसको बोलते हैं उपकला ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। नाम थोड़े टफ लगेंगे यहाँ पे, लेकिन याद करने पड़ेंगे। नंबर 2 पे जो आते हैं उनको बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जो कनेक्ट करने का काम करते हैं। नंबर 2 पे कौन से आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। और नंबर 3 पे जो आते हैं उनको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हिंदी में कहते हैं मांसपेशीय ऊतक। ऐसे ऊतक जो हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाते हैं, मसल्स को बनाते हैं, मांस को बनाते हैं, उसे बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। और नंबर 4 पे आते हैं उनको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू को बोलते हैं तंत्रिका ऊतक। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और एपिथेलियल टिश्यू। बस अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। इस चैप्टर में आपका एक चैप्टर और कंप्लीट होगा। मैं बच्चे बोलते हैं आपने मस्कुलर सिस्टम नहीं करवाया, आपने मांसपेशीय तंत्र नहीं करवाया। अरे ढंग से देखो यहाँ पर किसके बारे में पढ़ोगे? मांस के बारे में, मसल्स के बारे में। तो यहीं पे मस्कुलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। अब सुनो जरा, इनमें से सबसे ज्यादा कौन से टिश्यू होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं बेटा ये वाले। लिख दो, ये मोस्ट अबंडेंट ह्यूमन टिश्यू है बेटा, मोस्ट अबंडेंट।
ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले। अगर आपसे पूछ ले मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन से ऊतक पाए जाते हैं, आंसर क्या करके आओगे, आंसर करके आओगे कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले ऊतक कौन से होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं। कर लोगे, हाँ जी मैम। अब नेक्स्ट जो आज का आपका होमवर्क रहेगा, क्या बेटा सुनो ध्यान से, जब भी कोई इंसान बनता है तो उसमें क्या होता है, जब इंसान बनता है ना या कोई भी लिविंग बॉडी बनता है तो उसमें 3 लेयर बनती है, ऐसे 1 2 3 ऐसे 3 लेयर बनती है। इन्हीं लेयर से आगे चलकर टिश्यू ऑर्गन्स बनते हैं। ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म लेयर। इसे क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म परत बोलते हैं बेटा। एक्टोडर्म कौन सी है, सबसे बाहर वाली है, इट इज द आउटर लेयर। ठीक है, 3 जर्म लेयर बनती है हम लोगों में, एनिमल्स में, हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो। और जो बीच वाली होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म लेयर। मेसोडर्म परत ये मिडिल वाली लेयर है, ठीक है, ये सेंटर वाली लेयर है, आप लिख सकते हो ये बीच वाली है। और जो सबसे अंदर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म लेयर। ये वाली एंडोडर्म है। ये वाली कैसी है बच्चा, एंडोडर्म, हिंदी में सेम नाम है, ये एंडोडर्म परत है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो बेटा, ये अंदर वाली है। 3 परत बनती है जब भी कोई जानवर एनिमल बनता है या हम लोग बनते हैं। हमारे टिश्यूज कैसे बने, पहले ऐसे 3 लेयर बनती है, 3 परत बनती है बेटा, इसलिए हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, हम लोग त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। तो एग्जाम में क्या पूछता है, कौन से टिश्यू कौन सी लेयर से बनते हैं, कौन से टिश्यू कौन सी लेयर से, आपसे पूछेगा कनेक्टिव टिश्यू किससे बने, इससे बने, इससे बने, इससे बने, तो मैं लिखवा दूं, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। सुनो जरा, एपिथेलियल टिश्यू तीनों परत से बनते हैं। हां पता है, एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से भी बनते हैं, मेसोडर्म से भी बनते हैं, बस ये तो आपको लिखना है, और एंडोडर्म से भी बनते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जिसको उपकला ऊतक बोलते हैं वो तीनों परतों से मिलकर बने हुए होते हैं। आपको ये बात अच्छे से अपने भेजे में बैठा लेनी है। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीच वाली लेयर से बनते हैं, और बीच वाली लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म लेयर, मेसोडर्म परत। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ किससे बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेटा मेसोडर्म लेयर से बनते हैं। जबकि बच्चा नर्वस टिश्यू सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्म लेयर से बनते हैं, एंडोडर्म परत से बनते हैं। तो आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए कि नहीं हुए, जल्दी बताओ, आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए कि नहीं हुए। पहला क्वेश्चन क्या, एनिमल टिश्यू कितनी कैटेगरी में बने, कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। सबसे ज्यादा टिश्यूज कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अगला आपसे पूछे एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला ऊतक कौन सी परत से बनते हैं, तीनों से बनते हैं बेटा, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। कनेक्टिव टिश्यूज मस्कुलर टिश्यू बीच वाली लेयर से बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं, जबकि नर्वस टिश्यू एंडोडर्म लेयर से बनते हैं। इतनी बात आपको याद करनी है। आज की क्लास में आपका काम है टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं नाम याद करना। अब मैं कल सबसे पहले पढ़ाऊंगी एपिथेलियल टिश्यू, फिर पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, फिर पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू, फिर पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। अब मैं इसको पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगी, इसमें डायग्राम दिखा के समझाऊंगी, तभी समझ में आएगा बेटा। आगे बात समझ में, यस और नो बताओ फटाक से। तो आप आज ये नाम याद करोगे बेटा, और कौन सा किस लेयर से बना है ये याद करके आओगे। कल हम बस 2 क्लास चैप्टर पढ़ानी है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस सप्ताह में हम 2-3 चैप्टर खत्म कर लेंगे, थोड़े-थोड़े 2-3 चैप्टर खत्म कर लेंगे, टिश्यू वाला चैप्टर खत्म कर लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा पढ़ाएं, ठीक है। 2-3 चैप्टर इस सप्ताह में निपटा लेंगे छोटे-छोटे, ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बस समझ में, ठीक है। कल मैं इसकी फोटो दिखा के पढ़ाऊंगी आपको, ये फोटो दिखा के पढ़ाऊंगी तभी याद हो पाएगा, नहीं तो ये बायोलॉजी में